तो मैं डीके यादव का फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त तो आप रहती हैं। मैकेनिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बलों के जो समानांतर चतुर्भुज का नियम था उसकी परिणामी की कंडीशन, 5 तो कंडीशन थे, सब कुछ बता रहेगा, ठीक है ना। परिणामी ज्ञात करना, परिणामी की दिशा ज्ञात करना, सब कुछ बता रहेगा, ठीक है। इससे पहले जितनी भी आपको टॉपिक है उसको सबको बता दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो धाई तक पहुंचेगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों में अगर हो सके तो शेयर करिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए हमने इसमें क्या लिया है कि बलों के त्रिभुज नियम, क्या लिखा है कि बलों के त्रिभुज नियम, ठीक। और बलों के दूसरा हमने लिखा कि बलों के त्रिभुज नियम का विलोम, मतलब कि दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर ये आपको याद हो गया तो दूसरा एकदम याद हो जाएगा। तो फिर वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिल्कुल आपको कंठस्थ कर देंगे इस नियम को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बलों के त्रिभुज नियम का मतलब क्या होता है समझिएगा, कि कहीं ना कहीं इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, बल के, ठीक। और कहीं ना कहीं त्रिभुज है तो त्रिभुज के बारे में, ट्रेंगल के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ट्रेंगल ऑफ फोर्स, मतलब कि लॉ ऑफ ट्रेंगल ऑफ फोर्स, त्रिभुज, बलों के त्रिभुज का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है समझिएगा, कि ये जो नियम कहता है ना, कि कहीं ना कहीं अगर हम किसी पिंड पर कोई 3 गो बल लगा दें, क्या होता है कि किसी पिंड पर हम कितने बल लगा दें, 3 गो बल लगा दें, ठीक है। और यदि इन तीनों बलों को परिमाण व दिशा में, परिमाण और दिशा का मतलब आपको समझ में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड का मतलब अगर 5 न्यूटन का बल लगा है तो 5 न्यूटन के परिमाण से, ठीक है। और जिस दिशा में लगा है उस दिशा में लगाना है बल आपको, ठीक है। तो यदि इन तीनों बलों को परिमाण व दिशा में त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं से निरूपित किया जाए, समझिएगा, त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो पिंड के बल क्या होंगे, साम्य अवस्था में होंगे, चाहे संतुलन की अवस्था में होंगे। यही बात हमने बोर्ड पे लिख भी रखा है, ठीक है। कि इस नियम के अनुसार किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए 3 बलों को, माने किसी पिंड के किसी बिंदु पर 3 को बल लगे हैं, ठीक है। तो परिमाण व दिशा में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, यदि एक त्रिभुज की क्रम से ली गई 3 भुजाओं द्वारा निरूपित, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, 3 को भुजाएं होती है, ठीक है ना। तो 3 भुजाओं द्वारा निरूपित किए जा सके तो ये तीनों बल किस अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। मतलब इस पिंड के अगर तीनों बल को अगर संतुलन में रखना है तो इन तीनों बलों से परिमाण व दिशा में एक क्या बनना चाहिए, त्रिभुज बनना चाहिए। अगर त्रिभुज बन जाता है तो बल क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में, चाहे साम्य अवस्था में, इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम फोर्स, ठीक है, उस अवस्था में होंगे आपको, ठीक है। तो समझिएगा, इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लिया है कि सपोज के लिए कि अगर कोई बिंदु ओ है, ठीक, अगर कोई बिंदु ओ है और ओ पे कौन फोर्स लगे हैं, एक पी फोर्स लगा है, एक क्यू, और कौन सा लगा है, एक आर। किसी पिंड के किसी बिंदु, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के किसी भी बिंदु पे मान लीजिए कि कोई बिंदु क्या हो गया, ओ हो गया। अब इस बिंदु से उठा करके यहाँ पे बात की जा रहा है आपको, ठीक है। अब इस बिंदु पे कितने फोर्स लगे हैं, 3 ठो, एक ठो पी फोर्स, एक ठो क्यू, और एक ठो क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। अगर इन तीनों बलों को हम परिमाण व दिशा में, ठीक है, मान लीजिए कि पी बल किधर से किधर की तरफ लगा, इधर से, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, इस बिंदु मान लीजिए कि यहाँ से कौन सा बिंदु फोर्स हो गया, पी, कौन सा फोर्स हो गया, पी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन इतना ही लाइन हम यहाँ पे खींचे पी वाला, ठीक है। और डायरेक्शन किधर की तरफ में, दिशा किधर से, इधर से इधर, तो डायरेक्शन भी किधर से दिखा दिए, ये पी फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्यू फोर्स इधर की तरफ लगाना, तो यहाँ से क्यू फोर्स, यहाँ से कौन सा फोर्स लग गया, क्यू, और इसकी डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला, इसका भी डायरेक्शन सेम है, ठीक, परिमाण में सेम है, ठीक। तो आप इसको अगर देखना चाहें तो समझिएगा, जो इसका आर जो फोर्स है, जो आर बल है, वो कहां से कहां तक है, इस बिंदु से, अब ये देखिए ए से बी तक चले, बी से सी, और सी से फिर किधर चलेंगे भाई, यहाँ पे आर दिखा रहा है ना, आर का डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो आर किधर जाएगा, इधर की तरफ, तो ये क्या हो गया आपका आर हो गया, ठीक। अब आपको समझते हैं कि भाई अगर इससे पहले समानांतर चतुर्भुज का नियम हम बताए थे, और समानांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है कि यदि किसी पिंड के किसी बिंदु पर कोई 2 बल कार्य कर रहे हो, ठीक है ना, यदि इन दोनों बलों को परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो जो इनका परिणामी होगा उन आसन भुजाओं के कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होता है, ठीक है ना। इसका मतलब समझिएगा, अगर ये पी बल हो गया तो ये अगर इधर से क्यू है तो हम इधर से भी एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं ना, इसके समानांतर खींच देंगे तो ये भी इसका परिमाण कितना हो जाएगा, क्यू। आप देख सकते हैं कि इस बिंदु से एगो बल पी इधर जा रहा है और इसी बिंदु से एगो बल क्या हो जा रहा है, क्यू। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, आसन बिंदु कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इस बिंदु से 2 बल निकल रहे हैं तो जो इनका परिणामी होगा इसके कटान बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। इसका मतलब कि जो आर डैश दिख रहा है आपका, आर डैश इसका क्या कहलाएगा, परिणामी कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। और आर डैश का मान किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। तो पिंड किस अवस्था में हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में हो जाएगा। आप समझ सकते हैं। एक बार हम फिर से समझाते हैं कि इन तीनों बलों को हमने क्या किया कि एक पी को दिखाया,
ये Q को, और एक किधर की तरफ था R, तो ये आपका R हो गया। ठीक, हम जानते हैं कि अगर ये वाला बल इसके इस भुजा के समानांतर इधर एक खींच दे तो ये समानांतर चतुर्भुज बनाएगा, ठीक ना। ये क्या हो गया T, तो इसमें भी कितना बल लगा, Q लगा है, तो इधर कितना लग जाएगा Q, इसमें P लगा है तो इसमें भी कितना लग जाएगा Q। अब इसका जो इस P और Q का जो परिणामी जाएगा इन्हीं बिंदु से होकर जाने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा, और यही समानांतर चतुर्भुज का नियम करता है। ठीक है, जब विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा तो जो परिणामी R डैश होगा, R डैश को हम क्या बोलेंगे, परिणामी, क्या हो जाएगा, परिणामी। और जो परिणामी का मान होगा वो किसके बराबर होगा, R बल के बराबर होगा। तो पिंड किस अवस्था में हो जाएगी, संतुलन। आपको हमने बताया है कि अगर मान लीजिए घेरे से 10 न्यूटन का बल अगर खींच रहा है कोई, और इधर से भी कोई 10 न्यूटन से खींचने लगे हम, तो चुपचाप क्या रहेंगे, हम खड़ा रहेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, संतुलन साम्य अवस्था में बल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये प्रमेय आपको समझ में आया कि किसी पिंड के किसी बिंदु पर कोई 3 बल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और इन तीनों बल से वो त्रिभुज खींच दिया जाए तो ये तीनों बल क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। अब जस्ट अब इसका विपरीत क्या होता है, देख ध्यान से समझिएगा। ये कहता है ना, पहला वाला कह रहा है कि 3 गो बल किसी पिंड पर लग रहा है, ऐसे अगर त्रिभुज खींच दिया गया तो तीनों बल क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। ये जस्ट कहता है ना कि अगर तीनों बल संतुलन की अवस्था में हो, समझिएगा, अगर तीनों बल संतुलन की अवस्था में हो तो अब इससे हम एक क्या खींच सकते हैं, त्रिभुज खींच सकते हैं। पहला कहता है कि त्रिभुज खींच रहे हैं तो बल संतुलन की अवस्था में होंगे, और दूसरा का कहता है कि अगर तीनों बल संतुलन में है तो उससे त्रिभुज खींच सकते हैं। देखिए बात हमने लिखा गया है, बलों के त्रिभुज नियम का विलोम क्या है, यदि किसी बिंदु पर लगे हुए 3 बल साम्य अवस्था में हो, इसका हम न्यूमेरिकल में बहुत सारा यूज करेंगे इसका, ठीक है ना, इस थ्योरम का विलोम वाले का। ठीक है, यदि किसी बिंदु पर लगे हुए 3 बल साम्य अवस्था, मतलब पहले ही बोल दिया कि संतुलन में होंगे, तब उन तीनों बलों से हम एक क्या खींच सकते हैं, त्रिभुज खींच सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो उन्हें एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। पहला बोला कि 3 गो बल बिंदु पे लगे हैं, अगर त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित करिए तो तीनों बल किस अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है ना, अगर आपको इस प्रमेय को भी प्रूफ करना है तो आप वेक्टर का नियम लगा सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम थोड़ा सा इसको और इस पे बात करना चाहें, मिटाने वाला लिखा गया तो आप इस वीडियो को पॉज करके लिखिए, हम तब तक मिटाने वाला सुनिए। अगर इस बल को हम थोड़ा सा प्रूफ भी करना चाहें तो आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला हम फिगर मिटा रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ इससे मतलब है। ठीक, हम लिख रहे हैं किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें लिख रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में, किस नियम से, वेक्टर नियम से। किस नियम से, वेक्टर नियम से, सदिश नियम से, सदिश योग के त्रिभुज नियम से। और आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या करता है कि त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब कि वेक्टर नियम से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, दो क्रमागत भुजा क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए बी के बाद कौन सा दिशा हो जाएगा, बी सी, तो विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, देखिए ए से बी चले, बी से सी चले, तो अब सी से ए आना चाहिए, लेकिन विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, ए सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए सी। ठीक, ए बी का मान कितना दिया है, पी प्लस, ठीक है, बी सी का मान कितना दिया है, क्यू, तो ये कितना हो गया, क्यू इक्वल टू बोलिएगा, ये वेक्टर पी हो गया ना, बल पी प्लस क्यू कितना हो गया, पी प्लस क्यू। चाहे देखिएगा अगर हम AC का मान रखना चाहें, आप देख सकते हैं कि AC का मान हमको A से C की तरफ है, हम C से A की तरफ बल R लगाए हैं, C से A की तरफ बल कौन सा लगा है, R लगा है, ये बल R C से A की तरफ है ना, लेकिन हमको AC का मान चाहिए। तो आप जानते हैं कि अगर सदिश राशि की अगर दिशा को चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका मतलब कि अगर हम AC को अगर हमको R मान रखना है तब AC को CA करना पड़ेगा ना, तो जब CA लिखेंगे तो इसका चिन्ह क्या बदल जाएगा आपका, C, ये वाला क्या हो जाएगा आपका CA। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका P प्लस क्यू इक्वल टू सी ए का मान बोल दीजिए कितना हो जाएगा, अब सी ए किधर की तरफ है, ये वाला आर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आर, और आर इधर चलाएगा तो कितना हो जाएगा आपका पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। आप देख सकते हैं कि तीनों बलों का जो प्रभाव है, तीनों का जोड़ किसके बराबर है, 0। अगर जब तीनों बलों का प्रभाव 0 आ जा रहा है तो पिंड किस अवस्था में होगा, साम्य अवस्था। अरे उसमें साम्यावस्था का मतलब ये नहीं होता, यही होता है यदि किसी पिंड पर कार्य करे सभी बलों का प्रभाव क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो पिंड किस अवस्था में होता है, साम्य अवस्था में। साम्यक बल भी वही कहलाते हैं कि साम्यक बल की मतलब संतुलन की अवस्था में लाते हैं। तो ये आपको कहानी समझ में आ गई, अच्छा लगा, ठीक है। और जस्ट विपरीत वाला क्या कहता है कि अगर 3 गो बल साम्य अवस्था में है तो उससे हमें क्या कर सकते हैं, त्रिभुज खींच सकते हैं। अब पहला बोलता है कि त्रिभुज खींच रहे हैं तो तीनों बल संतुलन की अवस्था में होंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आया, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो इसमें इसी पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो लामी का प्रमेय है उस पे, लामी का प्रमेय देखिए पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। और आपको डेली लेक्चर प्रोवाइड होंगे तो आप चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
और दोस्तों में थोड़ा सा शेयर और गर्दा छाव में करिए, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ मिलते हैं। तब तक लामी के प्रमेय में जय हिंद।